गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, नीति आयोग की सीरीज का ये मेरा छठा लेक्चर है और इसके पहले मैंने 5 लेक्चर बनाया है और उसमें अलग अलग टॉपिक को कवर किया है। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो चलिए उसी पर बड़ा काम करते हैं। जो फॉर्मेट यहाँ पर है वो होता है उद्देश्य, वर्तमान स्थिति, बाधाएं और आगे की राह। और मैं सेस राइटिंग में भी इसी का हम लोग इसी फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ प्रीलिम्स के हिसाब से भी बहुत सारे फैक्ट्स होता है, तो हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका उद्देश्य। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मजबूत स्तर पर 22-23 तक कम से कम 75% जनसंख्या जो कि समाज के हाशिए पर है उनको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करना, ये इसका मेन टारगेट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। इसके बाद वर्तमान स्थिति क्या है। बहुत सी संख्या में सब केंद्र, पब्लिक हेल्थ सेंटर आदि की शुरुआत 2005 से नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा की गई थी। इनकी हालात आवश्यक ज़रूरतों की कमी के कारण ठीक नहीं है। यानी कि 5 में नेशनल हेल्थ मिशन आएगा तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, लेकिन स्थिति अभी अच्छी नहीं है। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है। 71वें सर्वे डेटा के अनुसार 38% रूरल और 21% अर्बन इलाके इन स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। लगभग 1.3% जीडीपी का खर्च स्वास्थ्य सुविधाओं मुहैया कराने में होता है, जो काफ़ी कम है। दूसरा, आयुष्मान भारत के पीएम जन आरोग्य योजना लॉन्च करने का फैसला भारत यूनिवर्सल की ओर रास्ता तोड़ने का पहला कदम है। रास्ता जोड़ने का है, ठीक है, तोड़ना नहीं होगा यहाँ पर। इसके बाद 71वें सर्वे के अनुसार देखभाल का बहुत बड़ा भाग 71% दवाइयों पर खर्च होता है। भारत जेनेरिक दवाइयों का बहुत बड़ा आयातक देश है। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने दवाइयों की कीमतों में कमी की है ताकि गरीब आदमी तक मुहैया कराई जा सके, और प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना से भी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि अभी अवेलेबल होता नहीं है, बहुत दिक्कत होता है छोटे शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास है, स्पेशली शहरों में अवेलेबल हो जाता है। तो ये वर्तमान स्थिति है। बाधाएँ क्या क्या है। तो बाधाएँ सबसे पहले है व्यापक निवारक के लिए अपर्याप्त धन। फंडिंग की समस्या हर जगह है, चाहे एजुकेशन हो या स्वास्थ्य हो, हर जगह। इसलिए तो जीडीपी का 1.3% खर्च किया जा रहा है, जबकि इसको कम से कम 2.5 या 3% होना चाहिए था। इसके बाद है बीमाधारित व्यक्तियों के इलाज में देरी करना। बीमा आपने कराया है अपने हेल्थ का, लेकिन जैसे बीमा का आप क्लेम करते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है, उसका लीगल प्रोसेस होता है, लंबा समय लगता है, पता चला कि बीच में ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, तो ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा है RSBY की कवरेज अपर्याप्त है। या इसका होता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कवरेज, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कवरेज की पर्याप्तता आभार है, बहुत कम इसका कवरेज है। गांव में आप जाइएगा तो गांव में 20% लोग भी ऐसा नहीं है जिनके पास बीमा कवरेज है, और शहरों में भी ये संख्या बहुत कम है अगर हम लोग जो विकसित देशों से तुलना करें तो। ये समस्या है। सस्ते दवाइयों एवं उपकरण का जनसाधारण तक पहुँच ना होना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। सस्ती दवा ना होने के कारण आप जाते हैं, जब ब्रांडेड कंपनी दवा लिखते हैं जनरली डॉक्टर, वो सस्ता दवा लिखेंगे नहीं, जेनरिक दवा तो लिखते ही नहीं है। जाइएगा सीधे अच्छा सा बिल बैठ जाता है, और ऐसा चीज़ है दवा कि हम लोग वहाँ पर मोल मलाई नहीं करा सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है, और जेनरिक दवा का घर घर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक आम आदमी जो अपना सेविंग करके रखता है साल भर में, उसका 80 से 90% पैसा एक बार में खर्च हो जाएगा अगर वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा, चिकित्सा उपकरण अधिसूचना नियम एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, ये भी ज़रूरी है, जिससे कि कम से कम जो सर्जरी वाले जो चीज़ होती है ऑपरेशन, वहाँ पर भी दाम को कम किया जा सके। समय पर पूर्ण उपकरण की मांग का बेहतर पूरा किया जाना, और टेस्टों की अलग अलग कीमतों का पाया जाना, ये बहुत बड़ी समस्या है। टेस्ट की कीमत सब जगह अलग अलग पाया जाता है, कहीं और जाइएगा कुछ और उसका रेट होगा। मतलब जान पहचान भी चलता है यहाँ पे, अगर आपकी जान पहचान अच्छी खासी है तो टेस्ट का रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, इसलिए एक लिंक बना हुआ है, सच्चाई यही है डॉक्टरों के बीच में, वो उसी का टेस्ट आपको प्रेफर करेंगे जहाँ उनके पहले से उनका साठगांठ होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है देश के समक्ष, स्पेशली ये प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। सरकारी में तो खैर है ही नहीं, सरकारी में जाते हैं तो आपको वहाँ पर दवाई मिल जाती है, जेनेरिक अगर अवेलेबल होती है तो फ्री मिल जाती है। दिल्ली में भी बहुत सी, दिल्ली में फिर भी ठीक है कुल मिला के यहाँ का अस्पताल, अब जाइएगा तो आपको इलाज लगभग मुफ्त में हो जाता है। कुछ कुछ दवाएं बाहर से लेनी पड़ती है, लेकिन कुल मिला के ठीक है। लेकिन छोटे शहरों में और गाँव में समस्या काफ़ी विकराल है। तो ये सारी बाधाएँ हैं। आगे का रास्ता क्या हो सकता है, आगे का रास्ता देख लीजिए यहाँ पे। आयुष्मान भारत को एक मजबूत मॉड्यूल तैयार करना। इसके बाद कैशलेस एवं पेपरलेस लेन देन को बढ़ावा देना, ताकि यहाँ पर भ्रष्टाचार को रोका जा सके। धोखाधड़ी की शिकायतों का निवारण करना। व्यापक मीडिया को बढ़ावा देना एवं जागरूकता फैलाना। पीएम जन आरोग्य योजना के अनुसार एक नियत पैकेज बनाना। इसके बाद निगरानी, मूल्यांकन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना। निजी क्षेत्र को संलग्न के लिए प्रेरित करना। निजी क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा है ही मेडिकल क्षेत्र में, लेकिन जिस क्षेत्र में बढ़ाने की आवश्यकता, तमाम निवेश की आवश्यकता मेनली कह सकते हैं आप, क्योंकि ज़्यादातर तो डोमिनेंस यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का ही होता है मेडिकल क्षेत्र, इसलिए तो महंगा हुआ है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक
एक राज्य स्तर पर मॉडल हॉस्पिटल बनाना, उपकरणों की व दवाइयों की कीमतें सुनिश्चित करना है, मुनाफाखोरी पर नियंत्रण करना, ये बहुत ज़रूरी है। दवाइयों एवं उपकरण निर्माताओं के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का आयोजन करना, ऐसे 20 अनुसंधान संस्थान बनाना जहां हर वर्ष कम से कम 500 डॉक्टर प्रशिक्षण ले सकें, ऐसी लैब बनाना जो हर वर्ष कम से कम 15 टेस्ट कर सके। तो ये सारे उपाय हैं। हालांकि देखिए, इसका जो जहाँ तक मुझे लगता है, आप कितना भी उपाय कर लीजिए, मेडिकल लॉबी इतनी बड़ी होती है मेडिकल एसोसिएशन की कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी अब राजस्थान में देखो होइएगा, राजस्थान सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लेकर मेडिकल फैसिलिटी को फ्री करने का फैसला किया था। उसको लेकर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। इतना भयंकर हड़ताल हुआ कि अभी तक हड़ताल चल ही रहा है वो। तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। इसका बस एक ही उपाय है कि सरकार को बहुत बड़े स्तर पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगा। लगभग पूरे इंडिया स्तर पर 1000 से ऊपर मेडिकल कॉलेज खोलने होंगे, जहाँ बच्चों को कम पैसे में या फ्री में उनको हेल्थ मेडिकल MBBS कराया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि कम से कम हर साल 15 से 20 हज़ार एक्स्ट्रा सीटें जुड़ेगी। 15 से 20 हज़ार क्या, मुझे लगता है कि हर साल लगभग 70 से 80 हज़ार मेडिकल सीटें जुड़ेगी। ठीक है, और उन बच्चों को अगर फ्री में अगर आप MBBS कराते हैं तो ऑब्वियस है कि वो सरकार के प्रति लॉयल होंगे। उनको बस एक बॉन्ड लिखवा लीजिए कि 2 साल तक आपको गाँव में काम करना है, ये कंडीशन पर उनको फ्री में मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराइए। अगर ये हो जाता है तो 2 साल कोई भी डॉक्टर का फ्री में काम करेगा, हर साल निकलते रहेंगे वहाँ से, तो गांव में कभी भी डॉक्टर की कमी नहीं होगी। जो रेशियो कम का डॉक्टर का कम रेशियो है वो हमेशा पूरा हो जाएगा, और मेडिकल फैसिलिटी भी सस्ती अवेलेबल हो जाएगी, और मेडिकल लॉबी भी टूट जाएगा। क्योंकि यही जो पहले डॉक्टर तैयार होंगे यही उनको काउंटर करेंगे। क्योंकि अभी जो एक व्यक्ति जो MBBS करता है उसे करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं, तो करोड़ों रुपये वो निकालेगा कहाँ से, आपको भी पता है। तो ये समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है वर्तमान दौर में। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूरत है, इन्वेस्टमेंट जरूरत है। कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट जरूरत है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए। स्पेशली सरकारी इन्वेस्टमेंट जरूरत है, प्राइवेट नहीं। ये होगा तब जाके इसका समस्या का समाधान हो सकता है। बाकी ये सब प्रयास ठीक है, छोटे स्तर पर किया जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये अच्छा प्रयास है, क्योंकि इसके थ्रू भी बहुत सारे लोगों को 5 लाख तक कम से कम बीमा कवरेज अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, इतनी बड़ी आबादी 142 करोड़ की आबादी हो गई है वर्तमान में, तो इसको कर सही तरीके से बेहतर हेल्थ कवरेज प्रदान करना है। तो मैंने जो उपाय बताया लास्ट में, मुझे लगा ज़्यादा कारगर है। ठीक है, बाकी आप लोग अपना उपाय बता सकते हैं। तो ये पॉइंट, हालांकि मेंस के लिए आप यही सब पॉइंट है जो इसमें लिखा हुआ है नीति आयोग में। ठीक है, बाकी वो मैंने बताया वो बस वैसे ही किसी किसी पॉइंट के संदर्भ बता सकते हैं, या इंटरव्यू वगैरह में आप इसका संदर्भ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद।